हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी चैनल RM स्टडी पे। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का स्पेशल सेशन, जो कि दूसरे भाग है, जो कि स्पेशली बोकारो एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए है। ये सेशन का पहला वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उधर से चेक कर सकते हैं। आज का सेशन जो दूसरे भाग है, इसमें आपका 50 क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है। ऐसे करके आपका 500 प्लस जो क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके रहूँगा आपको। और दोस्तों, सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, आपके हाथ के पास है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और सक्सेस को आप पा लीजिए। ठीक है, कोरोना के टाइम के बाद बहुत देर से ये वाला एग्ज़ाम आया है, तो इसको एकदम से मिस नहीं करना है। आपको लगते रहिए और मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपका 100% एफिशिएंसी दीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से आपका क्रैक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आपकी पहली क्वेश्चन से। तो उसके पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो भी आपके दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहला वाला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक करके पहला वीडियो भी देख सकते हैं और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आगे करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लैंप इज फिलामेंटलेस। ठीक है, ये जो सारा ऑप्शन दिया गया है आपको, इनमें से किसका जो है फिलामेंटलेस है। CFL में आपका फिलामेंट रहता है, LED में भी आपका फिलामेंट रहता है, नियॉन लैंप में भी आपका फिलामेंट रहता है। एक है आपका मेटल हैलाइड लैंप, जिसमें फिलामेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर है मेटल हैलाइड। चलते हैं आगे। व्हिच इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहली बात तो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक है जो कि आपका पावर कंज्यूम मेजर करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में विथ ए स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, टाइम के साथ जो पावर मेजरमेंट करता है उसको हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसमें से टाइम के हिसाब से जो मेजर करता है ये है आपका एम्पियर आवर मीटर। देखिए, इसमें टाइम के साथ आपका मेजर करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा चीज़ जाता है, आपका एम्पियर आवर मीटर एक चला गया, आपका वाट आवर भी जा सकता है। ठीक है, वाट आवर मीटर भी जाएगा, आपका वो किलो वाट आवर मीटर। ठीक है, ये सब आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। एनर्जी मीटर भी आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच प्रिंसिपल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क। ठीक है, आपका जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा प्रिंसिपल में या वर्क करता है, वो है आपका DC मोटर का प्रिंसिपल में वर्क करता है। ठीक है, PMMC इंस्ट्रूमेंट DC मोटर का प्रिंसिपल में वर्क करता है। और इसका जो मतलब कहाँ यूज हो सकता है, कौन सा प्लेस में यूज हो सकता है, जहाँ पे DC सप्लाई अवेलेबल होगा। ठीक है, DC सप्लाई रिक्वायर्ड करता है PMMC इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल है ना, इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर का प्रिंसिपल पूछ सकता है। वो होता है आपका DC मोटर, DC जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, किसी इंस्ट्रूमेंट का आपका प्रिंसिपल पूछ सकता है आपको कि कौन सा प्रिंसिपल में वर्क करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, आप बुक से देख सकते हो। और मैं मेरी तरफ से जितना भी इम्पोर्टेंट लगेगा, मैं सबका प्रिंसिपल आपकी 500 के अंदर देता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच इज द बिगर यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, ये जो चारों में से बिगर यूनिट कौन सा है, देखिए इधर किलो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हीट का यूनिट जो है कैलोरी है, देखिए इसे किलो इंक्लूड किया हुआ है। तो अच्छे से पढ़िए, इसमें पूछा गया है आपका बिगर यूनिट। देखिए कैलोरी दिया गया है, आप कैलोरी सिर्फ आगे कैलोरी देख के इसको टिक करके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, पहले आपको आंसर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पे देखिए ऑप्शन सी आपका किलो कैलोरी दिया गया, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक बॉल वर्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बॉल जो बेल जो वर्क करता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि उधर एक मैग्नेटिक सर्किट लगा होगा आपका, जिसके वजह से आपका जो साउंड प्रोड्यूस होता है उधर। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में चलता है। हीटिंग इफेक्ट में आपका जो बॉल का जो फिलामेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बॉल का जो फिलामेंट, वो आपका हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। आयरन आपका हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। ऐसे इफेक्ट भी पूछ सकता है आपको, तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच इज द EMF इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या है आपका,
पता होगा 4.44 मल्टीप्लाइड बाई 5x मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एन एस। ठीक है, सेकेंडरी टर्म ये है आपका ईएमएफ का फॉर्मूला। अब देखिए ऑप्शन में से कहा है, देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा में दिया गया है 4.44 एफ एन फाइव। ठीक है, इधर 5s, ठीक है, एन एस ये वाला होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ द ट्रांसफार्मर आर रेटेड। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस में रेटेड किया जाता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों केवीए में रेटेड किया जाता है, क्योंकि आपका जो लोड है, लोड आपका हो सकता है इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है और रेजिस्टिव भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो इस जो लोड वेरिएशन होता है ना, इसके लिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग उसको केवीए में अब डोनेट करते हैं। ठीक है, लोड वेरिएशन को लेकर ट्रांसफार्मर रेटिंग केवीए में डोनेट करते हैं। चलते हैं आगे। व्हिच मटेरियल द हीटर प्लेट ऑफ द हॉट प्लेट इज मेड ऑफ। ठीक है, हॉट प्लेट का मतलब पता है, हीटर का एक बेस होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें ऐसे कॉइल रहता है। ठीक है, ये जो प्लेट है ये किस में मेड ऑफ है? ये जो प्लेट है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर को ये कंड्यूट कर सकता। ठीक है, हाई टेम्परेचर को ये कंड्यूट कर सकता है, ऐसा कुछ मेटेरियल होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन बी का जो है चाइना क्ले। ठीक है, चाइना क्ले इधर यूज होता है क्योंकि वो उसका जो टेम्परेचर है, उसका उस जो हीटर का फिलामेंट का टेम्परेचर को है वो कंड्यूट कर लेता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है चाइना क्ले। तो चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFL। ठीक है, आपका जो CFL घर में आप लगाते हैं लाइटिंग के लिए, ठीक है, उस जो CFL लैम्प का जो फुल फॉर्म क्या है? CFL का फुल फॉर्म में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है सही है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए, इसमें से क्या करता है ना, आपको पजल करता रहता है ऑप्शन में। हो सकता है ये वाला आंसर ऑप्शन डी पे दिया होगा। ठीक है, तो पहले आप एक चीज़ कीजिए, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर क्लिक कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। इधर ऑप्शन ए में दिया है इसलिए ऑप्शन ए क्लिक नहीं करेंगे, पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद ए क्लिक करके आएंगे, तो वो वाला प्रोसेस जो है सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प का आउटपुट टेम्परेचर कितना है? वो है 2300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब ठीक है 2300 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन फिलामेंट का जो है आउटपुट टेम्परेचर है। चलते हैं आगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है? आपका है लुमेन। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट है ये है लुमेन। आप पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, यूनिट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका यूनिट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यूनिट को अच्छे तरह से फॉलो करके जाइए। ठीक है, तो इधर लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट है वो लुमेन है। ठीक है, चलते हैं आगे। इधर देखिए, व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन का मेट्रिक यूनिट क्या है? वो है लॉक्स और लुमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं होकर सिर्फ लॉक्स भी आ सकता है और लुमेन पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों को ऑप्शन पे आपका रखा हुआ हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन से उसका पता चल जाए। ठीक है, मेट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन लॉक्स भी हो सकता है, लुमेन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। Which define that energy radiated per second in form of the light wave, luminous intensity। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी हो है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है आपका कैंडला। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडला। और एक चीज़ है, जो कैंडला है ना, ये भी एक एग्जाम पे आ चुका है, 1 कैंडला। ठीक है, 1 कैंडला इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन, ये याद कर लीजिए। 1 कैंडला इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन, ये आ सकता है आपके एग्जाम पे। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच कलर इज मोर सेंसिटिव फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के लिए कौन सा कलर जो है सबसे सेंसिटिव है?
वो है आपका येलो एंड ग्रीन। ठीक है, आपका जो 7 कलर बैंड है इसका जो बता दे रहा हूँ आपका VIBGYOR। ठीक है, VIBGYOR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, आपका जो 7 कलर बैंड है इसमें आता है इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये जो 7 कलर बैंड है ना, इसमें जो देखिए बीच का जो कलर है, ठीक है, बीच ग्रीन और येलो, ये जो चीज़ है आपका ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हाट इज द लोएस्ट लीकेज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ELCB अवेलेबल। ठीक है, सबसे लोएस्ट लीकेज करंट सेंसिटिविटी ELCB का कितना है। ELCB का मतलब है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसका जो लोएस्ट करंट सेंसिटिविटी है वो है 30 मिली एम्पियर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का सबसे जो लोएस्ट लीकेज करंट है वो है आपका 30 मिली एम्पियर। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच इज द जनरल एसेसरी। ठीक है, जनरल एसेसरी में आपका सीलिंग हो जाता है, आपको तो पता होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपका सेल का आया हुआ है। ठीक है, सेल में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो राउरकेला स्टील प्लांट गया था इसमें आया हुआ था। जनरल एसेसरी क्या है, सीलिंग रोज, और LMRC में भी आया था ये। ठीक है, और स्विच जो है, और भी बता रहा हूँ, स्विच जो है वो है आपका मतलब कंट्रोलिंग एसेसरी। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोल करता है आपका स्विच। फ्यूज यूनिट जो है वो है आपका सेफ्टी एसेसरी। फ्यूज जो है सेफ्टी एसेसरी, सीलिंग रोज है जनरल एसेसरी, स्विच जो है कंट्रोलिंग एसेसरी। ऐसे जो एसेसरीज है इसको भी याद कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम पे। चलते हैं आगे। व्हिच हाइट द इनकैंडेसेंट लैंप मोस्ट बी हैंग एज पर BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का जो फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके हिसाब से आपका इनकैंडेसेंट जो लैंप है वो कितने ऊपर रहता है। मतलब देखिए ये आपका रूम है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 3 मीटर सीलिंग के लेके। ठीक है, सीलिंग से लेके ग्राउंड तक है आपका 3 मीटर। आपका जो इनकैंडेसेंट लगेगा कुछ इधर तक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इनकैंडेसेंट लगेगा, तो यहाँ तक आपका जो हाइट है वो आपका आएगा 2.5। जो आपका आंसर डी है वो है आपका सही आंसर। इनकैंडेसेंट लैंप जो है 2.5 मीटर तक रहता है। और एक चीज़ जो भी एग्जाम पे आता है आपका है सीलिंग फैन। ठीक है, आपका जो सीलिंग फैन है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। सीलिंग फैन जो है वो है आपका 2.75 तक। ठीक है, आपका सीलिंग फैन जो है 2.75 तक। आपका मीटर बॉक्स ये सब आ जाएगा 1.5 तक। ऐसा जो है ये आपका है इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी टर्मिनल आर देयर इन ए इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच में आपका कितना टर्मिनल होगा। इंटरमीडिएट स्विच में आपका 4 टर्मिनल है। ठीक है, उसका सिंबल जो है कुछ इस तरह का है उसका सिंबल इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, ये वाला है आपका इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल। ठीक है, जिसमें 4 टर्मिनल है आपका। ठीक है, ये वाला भी बहुत सब सारे एग्जाम पे आ चुका है। चलते हैं आगे। व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक लोड दैट इज टू बी कनेक्टेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, डोमेस्टिक लोड का सबसे मिनिमम कौन कैपेसिटी कितना है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट हो गया आया होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो कनेक्ट आया गया है उसको हम बोलते हैं सब सर्किट। ठीक है, एक सब सर्किट में आपका 800 वाट और 10 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सब सर्किट है ये वाला है लाइट के लिए, लाइट सब सर्किट के लिए, और पावर सब सर्किट के लिए है आपका 3000 वाट 2 पॉइंट। ठीक है, तो इधर जो डोमेस्टिक लोड पूछा गया ये आपका लाइट सर्किट में जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका जो पावर होगा 800 वाट। मतलब आपका ऑप्शन बी जो है ये है आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द ग्राउंड लेवल फॉर फिक्सिंग मीटर बोर्ड एंड द मेन स्विच बोर्ड। ठीक है, आपका जो मीटर बोर्ड और मेन स्विच बोर्ड जो है आपका ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए। ये है 1.5 मीटर के ऊपर, जो मैं पहले भी बता के आया। व्हिच कॉन्सेप्ट 5S इंडिकेट द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है 5S कॉन्सेप्ट पे कितने नंबर का स्टेप में आता है। आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन का पहला जो स्टेप है वो है आपका
पहला जो स्टेप है वो है सॉर्ट, ठीक है। दूसरा जो है सेट इन ऑर्डर। तीसरा नंबर पे है आपका साइन। चौथा में है आपका स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और फिफ्थ में आपका आता है सस्टेन, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो 4 नंबर स्टेप में आता है, तो आपका आंसर जो है आपका स्टेप 4 ही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच क्लासिफिकेशन फायर द फायर ऑन द लिक्विफाइड गैस विल बिलोंग, ठीक है। लिक्विफाइड गैस की कौन सा क्लास में जाता है? लिक्विफाइड गैस आपका जाता है क्लास सी में, ठीक है। क्लास सी में आपका लिक्विफाइड गैस जाता है। क्लास ए में आपका आ जाएगा वुड कॉटन, ठीक है। क्लास बी में आपका आ जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। क्लास सी में आपका आ जाएगा लिक्विफाइड गैस। क्लास डी में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फायर। सीटीसी ट्रांसफर, ठीक है। सीटीसी ट्रांसफर मतलब सीटीसी का जो है फुल फॉर्म क्या है? सीटीसी का फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये वाला जो जब आपका एब्रिविएशन का कुछ क्वेश्चन भी आएगा, आप पहले 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि 1-2 अगर लेटर भी वेरी कर देगा ना, आपका आंसर वो जो है गलत हो जाएगा। पहले चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर पे क्लिक कीजिए। तो सीटीसी का जो है फुल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। देखिए इधर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इधर देखिए नोट दिया गया है। आप जो पहली बार क्वेश्चन रीड करोगे, मतलब घबराहट में आपका जो नट है वो आपको पता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन भी 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो ठीक है, कौन सा एक एक्सटिंग्विशर है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं यूज होता है? वो है आपका फोम टाइप, ठीक है। फोम टाइप जो है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। 1 कॉलम इज इक्वल टू डैश, ठीक है। पहले कॉलम किसका यूनिट है? चार्ज का। तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये वाला तो आपको पता होगा। तो I का यूनिट क्या है? एम्पियर। टाइम का है सेकंड, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड, देखिए ऑप्शन सी पे है 1 एम्पियर सेकंड। तो 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। इंटरपोल आर नॉर्मली कनेक्टेड इन, ठीक है। इंटरपोल आपका कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज विद द फील्ड, ये आपका सही आंसर है। इंटरपोल सीरीज रहता है किसके साथ? आर्मेचर के साथ, ठीक है। इंटरपोल सीरीज रहता है आपके आर्मेचर फील्ड के साथ, ठीक है। और एक चीज़ जो है, इंटरपोल कहाँ यूज होता है? इंटरपोल यूज होता है आपका कम्यूटेशन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। कम्यूटेशन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आपका इंटरपोल जो है यूज होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। डिगाउजिंग द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। डिगाउजिंग जो एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? इसको यूज करते हैं हम मेटालिक पार्ट को डीमैग्नेटाइजिंग करने के लिए, ठीक है। डिगाउजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग ए मेटालिक पार्ट, ये है आपका सही आंसर। सी जो है डीमैग्नेटाइजिंग द मेटालिक पार्ट, आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। फॉर इंड्यूसिंग एन EMF 1 volt in 1 second time, a conductor will have to cut, ठीक है। 1 volt 1 second टाइम, ठीक है। तो 1 volt 1 second टाइम में आपका 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 1 volt 1 second टाइम में आपका 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा। पर ये जो ऑप्शन है ना, इसमें से ऑप्शन बी सही हो सकता है। कब सही होगा? इधर अगर लाइन के बदले मैक्सवेल लिखा होता, ठीक है, लाइन के बदले मैक्सवेल लिखा होता तो ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए, शायद एग्जाम पे भी पूछ सकता है आपको। चलते हैं आगे। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज, ठीक है। आपका जो कम्यूटेटर सेगमेंट है,
ठीक है। इसका बीच का जो इंसुलेटर मटेरियल यूज होता है वो कौन सा मटेरियल का यूज होता है, वो है माइका का यूज होता है। ठीक है, माइका जो है इधर आपका सही आंसर दो, जो कि आपका कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में आपका यूज होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल की ओर से। ठीक है, चलते हैं आगे। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ आर्मेचर कोर इज। ठीक है, आर्मेचर कोर का जो थिकनेस है, उसका जो लैमिनेशन का थिकनेस कितना है, वो है 0.5 mm। ठीक है, वो है आपका 0.5 mm आर्मेचर कोर का जो लैमिनेशन का थिकनेस। तो लैमिनेशन क्यों होता है, वो है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपका लैमिनेशन यूज होता है। ठीक है, और लैमिनेशन में अगर आप सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, लैमिनेशन में आप अगर सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन द लैमिनेशन फॉर रिड्यूसिंग द हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ये जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, लैमिनेशन क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन द लैमिनेशन क्यों किया जाता है? वो है आपका हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर पैरेलल ऑपरेशन द डीसी जनरेटर नॉर्मली प्रिपेयर आर। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो डीसी जनरेटर है, कौन सा जो डीसी जनरेटर वो प्रीफर किया जाता है। ठीक है, वो है आपका शॉन्ट और ओवर कंपाउंड, जो दो तरह का है। एक है आपका शॉन्ट मोटर और एक है ओवर कंपाउंड मोटर। ये आपका यूज किया जाता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। द बैक ईएमएफ ओपोजेस। बैक ईएमएफ किसको अपोज करता है? वो है आपका अप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, आपका बैक ईएमएफ ज़्यादातर आपका कहाँ इंड्यूस होता है? वो आपका इंड्यूस होता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर में क्या होता है, अप्लाई वोल्टेज जो होता है उसको अपोज करता है कौन सा? बैक ईएमएफ, जो कि लेंजेस लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ए सीरीज मोटर इज ओन्ड विथ। ठीक है, सीरीज मोटर में जो सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी क्या है? सीरीज वाइंडिंग जो है वो पहले तो होगा आपका थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, सीरीज मोटर में आपका जो सीरीज वाइंडिंग है वो होगा आपका थिक वायर, लेस नंबर ऑफ टर्न। और सॉन्ड का आपका प्रॉपर्टी आ जाए, ये वाला जो थिन वायर वाला, ये वाला आपका आ जाएगा सॉन्ड का। ठीक है, और थिक वायर आपका आ जाएगा सीरीज का। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हेन इलेक्ट्रिक ट्रेन मूव डाउन ए हिल ए डीसी सीरीज मोटर देन एक्ट एज ए। ठीक है, आपका जो पहली बात तो है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आपका डीसी सीरीज मोटर यूज होता है। तो ये जब वो हिल से नीचे मतलब डाउनवर्ड मूव करता है, मतलब आपका जो हिल से नीचे आता है, तब क्या होगा, जो डीसी सीरीज मोटर है वो डीसी सीरीज जनरेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए कुछ उस तरह का ये वाला भी क्वेश्चन है। मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा मोटर यूज होता है? आपका डीसी सीरीज मोटर आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच रूल इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि मतलब कौन सा रूल का उपयोग होता है? वो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है डीसी मोटर का डायरेक्शन ऑफ मोशन जानने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होता है आपका डीसी जनरेटर का यूज होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डीसी मोटर का है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलते हैं आगे। इन डीसी मोटर बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपका एक फॉर्मूला है N इज इक्वल टू EB/φ। ठीक है, तो देखिए स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ है, सो बैक ईएमएफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बैक ईएमएफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है? स्पीड के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर एलिवेटर। एलिवेटर में आपका कौन सा जो मोटर है आपका यूज होता है? वो है आपका डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है आपका एलिवेटर में यूज होता है। उसका प्रॉपर्टी क्या है
क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो मोटर है लोड वेरिएशन में वर्क करता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड एट लोड वेरिएशन, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर उधर यूज होता है एलिवेटर में। डीसी शॉन्ट मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, डीसी सीरीज मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। चलते हैं आगे। इन ए 3-point स्टार्टर द 9 वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड, आपका 9 वोल्ट कॉइल सीरीज में लगता है किसके साथ, फील्ड वाइंडिंग के साथ, ठीक है। एनवीसी जो है वो कनेक्ट रहता है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का मतलब शॉर्ट फील्ड, ठीक है, क्योंकि जो 3-point स्टार्टर है वो शॉर्ट मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। द फुल लोड करंट ऑफ ए 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी मोटर विल बी, ठीक है। आपका जो करंट का पूछा गया है फुल लोड करंट कितना है, तो आई इज इक्वल टू, इधर पावर दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है, पी वाई वी जो फॉर्मूला उसको डाल दीजिए इसमें। 10 किलोवाट मतलब 10 को आप उसको वाट में कन्वर्सन कर लीजिए, किलो का 30 आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई वोल्टेज दिया गया आपको 250, इसको अगर कट कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 40 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है 40 एम्पियर, ठीक है। चलते हैं आगे। द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर एट नो लोड, ठीक है। नो लोड कंडीशन में सीरीज मोटर कुछ इस तरह से आएगा आपका, इधर आपका आर्मेचर है, ठीक है। नो लोड मतलब एक ओपन सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे तो स्पीड का जो फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ई वी बाई 5, ठीक है। अगर इधर करंट जीरो हो जाएगा, ओपन सर्किट में करंट क्या है, जीरो है, अगर करंट जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स इधर कुछ भी नहीं इंड्यूस हो जाएगा, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि एन जो है वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। सीरीज मोटर जो है नो लोड में इन्फिनाइट स्पीड में घूमता है, ठीक है, इसलिए सीरीज मोटर को हर वक्त विथ लोड स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका इंडक्शन मोटर का स्लीप कितना रहता है, आपका स्लीप का जो फॉर्मूला है पहले तो वो पता होना, स्लीप का फॉर्मूला है आपका एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एन आर का जो वैल्यू है वो है जीरो है, क्योंकि रोटेटिंग नहीं हुआ है, उसका मतलब रोटर स्पीड जो है उधर जीरो है, ओनली सिंक्रोनस स्पीड जो है आपको पता है, तो क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन एस, माइनस जीरो लिख सकते हैं, उसका जो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसका आएगा एस इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटी, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग टाइम का स्लीप का जो वैल्यू है वो है आपका यूनिटी। ये वाला सवाल डीआरडीओ में पूछा हुआ है, ठीक है, एलएमआरसी में पूछा हुआ है और डीएमआरसी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको मार्क कर लीजिए। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग विथ 500 RPM विल बी, ठीक है। तो उसका पोल जो है कितना है, तो आपका पोल निकालने का एक ही फॉर्मूला आपको याद होगा, सिंक्रोनस स्पीड मतलब एन इज इक्वल टू 120F डिवाइड बाई पी, ठीक है। जनरली हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज रहता है, ठीक है। तो पोल का जो है आपका इधर वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है इधर, तो पोल निकालने के लिए जो आएगा आपका फॉर्मूला फी इज इक्वल टू 120F डिवाइड बाई एन, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई एफ कितना है आपका 50, एन का कितना वैल्यू हुआ है 500, ठीक है। तो उसको अगर हम ऐसे कट करेंगे तो 12 जो है आपका पोल आएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर 12, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए, इसमें से आपको प्रॉब्लम गिरता है एग्जाम पे। चलते हैं आगे। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, ठीक है। आपका इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है उस किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बोला था कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, मेरे तो ओर से जितना हो सकता है मैं प्रिंसिपल डाल रहा हूँ इधर, ठीक है। जो इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
सॉरी डीसी जनरेटर और मोटर वर्क करता है कौन सा प्रिंसिपल है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। ठीक है, फैराडे लॉ में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। A 4-pole 3-phase 50 horse motor speed is 95% of the synchronous speed, then the actual speed of the motor is। ठीक है, तो मोटर का एक्चुअल स्पीड कितना आ जाएगा आपका, 4 पोल का बताया गया है। 4 पोल का स्पीड कितना है 1500। ठीक है, अगर आपको इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 120 F बट्टा P। ठीक है, 120 F कितना है 50, पोल है आपका 4। ठीक है, 3 में कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1500 जो है आपका स्पीड आ जाएगा 4 पोल में। तो वो बोला है क्या, उसका जो स्पीड है 95% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, तो 1500 का 95% कितना आएगा आपका, इसको अगर कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1425 जो है आपका सही आंसर। ठीक है, मतलब 1500 का 95% आ जाएगा, ऑप्शन डी जो 1425 वो है आपका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। द वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर शो द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, आपका वी कर्व सिंक्रोनस मोटर का जो शो द रिलेशनशिप मतलब किसके किसके अंदर का जो रिलेशनशिप वो डिनोट करता है। वी कर्व कुछ इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, ये किसका किसका रिलेशनशिप जाता है, डीसी फील्ड करंट एंड एसी आर्मेचर करंट। ठीक है, डीसी फील्ड करंट और एसी आर्मेचर करंट का जो है वी कर्व आपका आ जाएगा। इसमें वी कर्व में आपका बीच वाला जो है वो है आपका यूनिटी आएगा, मतलब ऐसे 3-4 कर्व ऐसे रहेगा, बीच का जो सबसे लोअर पार्ट जो है वो आपका आएगा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, और लैगिंग लीडिंग ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्टेपर मोटर इज है। ठीक है, स्टेपर मोटर क्या है, स्टेपर मोटर एक है आपका मल्टी फेज मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मशीन। ठीक है, आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है किस टाइप का मशीन में। ठीक है, वो है आपका डीसी मोटर। ठीक है, आपका जो यूनिवर्सल मोटर है एक डीसी सीरीज मोटर का, ठीक, डीसी सीरीज मोटर का प्रॉपर्टी है आपका है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो है बहुत एसी एंड डीसी में वर्क करता है, और ये जो है हाई स्पीड हाई टॉर्क के लिए। ठीक है, द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, फेज एंगल डिफरेंस कितना है स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग में, आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका मेन वाइंडिंग आ जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग आ जाएगा, बीच में जो है आपका रूटर है। ठीक है, ये जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो फेज एंगल कितना है वो है 90 डिग्री आएगा। फेज एंगल सिंगल फेज मोटर में आपका 90 डिग्री आएगा, 120 किस में आएगा 3 फेज में। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए परमानेंट कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर इज इन सीरीज विथ। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, वो है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ठीक है, मोटर कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका मेन वाइंडिंग है, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर ऐसा लगेगा, बीच में है आपका रोटर। ठीक है, जो कैपेसिटर सीरीज में किसके साथ लगेगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हाई इंडक्टेंस है और रनिंग वाइंडिंग है लो इंडक्टेंस। ठीक है, तो आज की सेशन यही ख़त्म होता है। अगला सेशन भी एक 50 मार्क का क्वेश्चन से आएगा। तो दोस्तों टाइम बहुत कम है आपके पास, आप आपका 100% दीजिए एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ज़रूर आपका क्रैक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ अगर डाउट भी रह गया आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आपकी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज की सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।